साथियों नमस्कार। अधिगम का मनोविज्ञान एवं विकास इस विषय पर बीएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन उपयोगी प्रश्नों की श्रृंखला पर बात कर रहे हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखते हैं। प्रश्न है, पावलो के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत के बारे में बताइए। तो अधिगम के क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पी पावलोव नामक रूसी मनोवैज्ञानिक ने किया था। पावलोव का घर कहाँ था? रूस में। इस सिद्धांत को सीखने का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। यानी अनुकूलन की जो अनुक्रिया है ये इस सिद्धांत की मूलभूत विशेषताओं में है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां या प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं रखता है तथा ये प्रवृत्तियां, प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थिति होने पर प्रकट होती हैं। यानी एक उद्दीपक सामने रहता है और उसी उद्दीपक की सहायता से अनेक क्रियाएं होती हैं, प्रवृत्तियां होती हैं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। तो ये एक उद्दीपक के रहने पर ही ये बातें होती हैं। इसका उदाहरण बताया गया है कि जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार का आना या तेज शोर सुनने पर जीव का डर जाना प्राकृतिक या स्वभाव अनुक्रियाएं हैं। भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आएगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति कोई भूखा है और उसने सुना कि आज जो है भौरी चोखा बना है तो वो खाने के लिए बिल्कुल उसके मुंह में लार आना स्वाभाविक है। और किसी जीव का शोर सुनता है तो उसका डर जाना भी एक प्राकृतिक स्वभाव का हिस्सा है। तो ये जो अनुक्रियाएं हैं इनका उपयुक्त उद्दीपक भोजन आए या किसी जीव का शोर आए, इसके होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना, जो भी वो व्यक्त करता है ये पूर्णतः स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है। पावलोव मनोवैज्ञानिक ने जब ये देखा कि जब किसी अन्य स्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो धीरे धीरे अस्वाभाविक उद्दीपक का स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है। जैसे गांव में जब सियार बोलते हैं तो सियार की आवाज़ से बच्चों को डरना स्वाभाविक है, लेकिन जब उनके एक जेन्युइन आदत हो जाती है, एक स्वाभाविक अनुक्रिया हो जाती है तो उनको रोज़ का ये खेल लगने लगता है। पावलोव मनोवैज्ञानिक भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। और बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति या जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, देने लगता है। तब कहा जाता है कि व्यक्ति या जीव के लिए कोई अस्वाभाविक उद्दीपक किसी अन्य स्वाभाविक उद्दीपक से अनुकूलित हो गया है। जो असाधारण बातें होती हैं वो जब रोज़ की घटनाओं में घटित होती हैं तो वह भी साधारण लगने लगती हैं और इसे एक नेचुरलिटी के साथ व्यक्ति स्वीकार करता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के 2 लक्षण बताइए। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ के लिए 2 लक्षण हैं, संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास, और दूसरा है नियमित दिनचर्या। नियमित दिनचर्या का अपना एक विशेष महात्म्य है। नियमित दिनचर्या से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की दिनचर्या प्रायः नियमित रूप में व्यतीत होती है। सुबह उठना है, मंजन करना है, चने खाना है, उनके रहन सहन, खान पान, सोने जागने तथा अन्य क्रियाकलापों आदि को करने की कुछ निश्चित आदतें होती हैं। जैसे सोने के कुछ समय पहले तक वो किताबें पढ़ेंगे या किसी महापुरुष की ऑडियो बुक की स्टोरी सुनेंगे। ये एक स्वाभाविक आदत होती है और जिन्हें वे स्वाभाविक ढंग से पूरा भी करते हैं।
अब संतुलित, एकीकृत तथा समन्वित विकास में मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक प्रक्रियाओं की प्रस्तुति का विकास एक संतुलित, एकत्रित तथा समन्वित ढंग से होता है। वे अपने जीवन के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राथमिकता देते हुए निर्धारित करते हैं तथा क्रमबद्ध रूप में विकसित करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं कि शैशवावस्था के क्या अर्थ है। शिशु के जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शिशु के जन्म से 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसके पहले जब जो है बालक का जन्म होता है, माँ के गर्भ से धरती पर अवतरण होते समय, तो वो क्या है, गर्भावस्था है। तो शैशवावस्था शिशु के जन्म से 6 वर्ष तक आयु निर्धारित की गई है। हरलाक महोदय ने कहा है कि यह जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक चलती है। क्रो एंड क्रो कहते हैं शैशवावस्था औसतन जन्म से 5 या 6 वर्ष तक चलती है, जिसमें इंद्रियां काम करने लगती हैं और बालक रेंगने लगता है, चलने लगता है, बोलने का, सीखने का अभ्यास करने लगता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। और सामान्यतः अब तो चौथे साल, 5वें साल से ही बच्चों की पढ़ाई चालू हो जाती है। LKG, UKG, उसके बाद 1-2 ऐसे क्रम में। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। बाल्यावस्था की विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था की कुछ निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। दूसरी है मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। जिज्ञासा की प्रबलता होती है। बच्चा तरह तरह के प्रश्न पूछता है कि वृक्ष से सेब कैसे गिर रहा है, और गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, ये एक इन्वेंशन का कारण बनता है। और इसी तरीके से जिज्ञासा की प्रबल जो भावनाएं होती हैं, बालक अंतरिक्ष में लेकर के सारे प्रश्न करता है। चंद्रमा को पहले चंदा मामा और सूर्य को दादा कहा जाता है, अब भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था। आज जो है मनुष्य ने चंद्रयान के माध्यम से चंद्रमा पर पहुंचकर और मंगल ग्रह पर पहुंचकर अंतरिक्ष में अनेक जगहों पर सैटेलाइट स्थापित करके आज भारत ने मौसम के बारे में एक पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया। और ये सभी बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता के कारण और आगे चलकर भी इस जिज्ञासा को बल देते हुए अपने जीवन में नए नए खोज और इन्वेंशन के कारण ये सारी चीज़ें उत्पन्न और हमारे सामने निखर कर सामने आई हैं। तो आत्मनिर्भरता की भावना भी बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए। तो किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न होना चाहिए। पहला, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। बॉडी हेल्थ कैसे मजबूत हो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि गीता पढ़ने से पहले आप 1 घंटा फुटबॉल के मैदान में फुटबॉल का अभ्यास करिए, खेल का अभ्यास करिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ और बॉडी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ मजबूत रहेगी तो सीखने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होना स्वाभाविक है। मानसिक विकास के लिए शिक्षा, इमोशनल, संवेगात्मक विकास के लिए भी शिक्षा, सामाजिक विकास के लिए भी शिक्षा, ये किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। तो किशोरावस्था में एक शिक्षक द्वारा कैसी शिक्षा देनी चाहिए। तो किशोरावस्था में शिक्षक द्वारा जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो है शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिकता की शिक्षा, मानसिक विकास की शिक्षा और भाषा का विकास। और भाषा के विकास में मातृभाषा को बल, क्योंकि मातृभाषा आँख की रोशनी की तरह होती है, जबकि और अदर भाषाएं चश्मे की तरह होती है। तो शिक्षक को इन सब बातों पर बल देने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, संवेग से क्या आशय है। तो संवेग, मीनिंग ऑफ इमोशन। तो मुख्य रूप से संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति
वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। वुडवर्थ ने कहा है, संवेग व्यक्ति के गति में अथवा आवेश में आने की स्थिति है। पीटी यंग महोदय कहते हैं, संवेग व्यक्ति का कुल तीव्र उपद्रव है जो मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है तथा इसके अंतर्गत व्यवहार, चेतन, अनुभव तथा अंतरंग क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं। तो संवेग व्यक्ति का एक प्रकार से इमोशन होता है। व्यक्ति क्रोध में आ गया तो वो भी संवेग है। व्यक्ति के अंदर प्रेम की भावना आ गई तो वो भी संवेग है। व्यक्ति के अंदर रुदन का भाव आ गया किसी बात को लेकर के, वो भी संवेग है। कोई डर गया तो वो भी संवेग है। तो ये सभी चीज़ें संवेग के बहुत सारे प्रकार हैं और संवेग का आशय वेग, जब व्यक्ति वेग में आ जाता है, वेगवान हो जाता है किसी चीज़ को लेकर के, तो वो संवेग है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। तो व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व कहलाता है। गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व शील गुणों का एक समन्वित प्रतिरूप है। मनोवैज्ञानिक परिभाषा में व्यक्तित्व की उन सभी परिभाषाओं को रखा गया है जिसमें व्यक्तित्व के विभिन्न मनोवैज्ञानिक चरों जैसे समायोजन, चित्त, प्रकृति, अद्वितीयता तथा गत्यात्मक संगठन के आधार पर परिभाषित किया गया है। आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील एवं गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण उसके संपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास उसके जीवन में आने वाली घटनाक्रमों और घटनाओं से बहुत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। इसका शाब्दिक उत्तर है, शिक्षा मनोविज्ञान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। और निसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान से है। शिक्षा मानव व्यवहार के परिमार्जन से संबंधित रहती है, जबकि मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन के तौर तरीकों से संबंधित होता है। शिक्षा मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मानव व्यवहार के परिमार्जन के तौर तरीकों के अध्ययन के रूप में लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मनोविज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार के उन्नयन व परिमार्जन से संबंधित होती है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाती है। निसंदेह शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के मूल संप्रत्ययों, कॉन्सेप्ट व सिद्धांतों, थ्योरीज या प्रिंसिपल का अनुप्रयोग शैक्षणिक परिस्थितियों में किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है? स्टीफन महोदय ने बताया है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिगम से क्या तात्पर्य है, आइए इसे देखते हैं।